हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। हम यह सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं सी टेट एग्जाम्स के लिए, यूपी टेट एग्जाम्स के लिए और जितने भी टीचिंग एग्जाम्स होते हैं। यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री थ्रू एनसीईआरटी बुक्स। देखिए, जिसमें पहला चैप्टर है व्हेन, वेयर एंड हाउ, यानी कि कब, कहाँ और कैसे। हालांकि आपने इस बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ा है, आपको इसके क्वेश्चंस भी पता हैं, लेकिन अभी हम इसको डिफरेंट तरीके से देखेंगे, सीखेंगे। बिल्कुल स्टोरी टेलिंग की तरह, हम एक कहानी की तरह देखेंगे। हम खुद को उनकी अर्लीस्ट पीपल की जगह रख करके देखेंगे, क्योंकि अभी तक आपने किताब के इस तरफ का पढ़ा है, एक तरीके से बुक पढ़ी है और बुक के बारे में पढ़ा है, उनके बारे में पढ़ा है। लेकिन अभी हम खुद को उनकी जगह पर, जो अर्लीस्ट पीपल थे उनकी जगह पर रख करके देखेंगे, या फिर हम इस तरीके से अज्यूम करेंगे कि हम अर्लीस्ट पीपल हैं और हमें अगर किसी चीज की जरूरत है, अभी वैसे लॉकडाउन के टाइम पे हमें ऐसी ही फीलिंग आ रही है, तो अगर हमें किस चीज की जरूरत है तो हम कैसे कैसे चीजों को लेकर के आएंगे। हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि वो कहाँ पर रहते थे, हमें उनके बारे में किस तरीके से पता चला, हम उनके बारे में किस तरीके से जान सकते हैं। तो हम बुक्स के साथ साथ अपने आइडियाज भी शेयर करेंगे। मेरी जो लर्निंग है, मेरे जो आइडियाज हैं, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, वो सारी चीजें रखेंगे। तो बुक्स के अलावा भी, जो बुक किताब में दे रखा है उनके अलावा भी बहुत सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद में इन भारत में सबसे पहले किन किन चीजों की शुरुआत हुई, भारत में लोग कैसे कैसे आए, कहाँ से आए, पहले खेती कहाँ पे हुई, पहले घर कहाँ पे थे, और इंडिया में हर चीज की, यानी कि भारत में हर चीज की शुरुआत किस तरीके से हुई, और लोगों ने शिकार खेलना यानी कि हंटिंग कैसे शुरू की, या गैदरिंग कैसे शुरू की, सामान को इकट्ठा करना कैसे शुरू किया, क्यों स्टार्ट किया। ठीक है। और फिर उसके बाद में भारत का नाम भारत कैसे पड़ा, इंडिया कैसे पड़ा, इन सारी चीजों को देखेंगे। पास्ट के बारे में, सोर्स कैसे पता लगाते हैं किसी चीज के बारे में, इन सारी चीजों का डिस्कस करेंगे कि आखिर ऐसा नहीं कि ये अफवाह के बारे में हम देखें, उनके बारे में कैसे पता लगाते हैं, कौन सी एक लॉजिकल चीजें हैं जिनसे हम पता कर सकते हैं कि ये चीज यहाँ पर हुई, उनके क्या जरिया हैं, किस तरीके से हम उनको पता कर सकते हैं। तो हम खुद को देखते हैं कि खुद अर्लीस्ट पीपल हैं, और अगर हमें रहना है, अगर हमें खाना बनाना है, अगर हमें पानी पीना है, तो हम किस तरीके से इन चीजों की शुरुआत करेंगे। तो हम खुद को सबसे पहले अपने आप को उन जगह पर रख करके देखते हैं कि हम अर्लीस्ट पीपल हैं और हम किसी चीज की शुरुआत किस तरीके से करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमें ये देखना है कि लोग क्या खाते थे, क्या पहनते थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं लोग क्या खाते थे, क्या वे पहनते थे, उनके मकान कैसे होते थे, उनका रहने का तरीका कैसा होता था, क्या वे शिकारी होते थे, या फिर वो हर्डर्स यानी कि पशुपालक होते थे, या फिर फार्मर्स किसान कैसे बने, या फिर वो राजा कैसे बने। ये सारी चीजें आगे आएंगी। बर्तन कैसे बनाना शुरू किया उन्होंने, आग का आविष्कार अभी तक नहीं हुआ है, पहिए का आविष्कार अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन ये सारी चीजें आगे आएंगी। उनके सॉन्ग्स क्या थे, उनके गेम्स क्या थे, ये सारी चीजें आगे आएंगी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, अपने आप को उन सारी चीजों के साथ में रख करके देखते हैं। तो सबसे पहला पार्ट आता है वेयर डिड पीपल लिव, यानी कि लोग कहाँ रहते थे। पीपल हैड लिव्ड एट द बैंक ऑफ नर्मदा रिवर। अब यहाँ पर बात हो रही है कि लोग नर्मदा रिवर के किनारे पर रहते थे। अब नर्मदा नदी के किनारे पर ही क्यों, वो समुद्र के किनारे पर क्यों नहीं रहे, या फिर वो जंगल में क्यों नहीं रहे, वो नदी के किनारे पर ही क्यों रहे। तो देखिए, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि नर्मदा नदी किधर है। यहाँ पर आप देखेंगे, ये है हमारी नर्मदा नदी। ये आपकी नर्मदा नदी है। तो नदी के किनारे पर ही उन्होंने क्यों रहना स्टार्ट किया, वो जंगल में क्यों नहीं रहे। देखिए, सबसे ज्यादा इंसान की जरूरत क्या होती है, वो होती है पानी। इंसान की सबसे बड़ी जरूरत पानी होती है। पानी एक तरीके से कह सकते हैं कि जीवन है। तो आदमी पानी के बिना रह भी नहीं सकता। अगर खेती होगी तो वो भी पानी से होगी, अगर उन लोगों को कोई भी चीज खाना होगा उसके बाद में भी उन्हें पानी की जरूरत पड़ेगी, और फिर अगर वो शिकार करते हैं तो बड़े बड़े जानवर भी पानी के पास आएंगे। तो सबसे पहले उन्हें जरूरत पानी की पड़ी, इसलिए उन्होंने नदी के किनारे रहना स्टार्ट किया। उन्होंने कई वर्षों पहले नदी के किनारे रहना स्टार्ट किया। सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु लिव्ड हियर वर स्किल्ड गैदरर्स। वो लोग जो वहां पर रहते थे वो बहुत ही स्किल्ड गैदरर्स थे। स्किल्ड का मतलब होता है बहुत ही कुशल, और गैदरर्स का मतलब होता है संग्राहक, यानी कि वो चीजों को अच्छी तरीके से संग्रह करना जानते थे। सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि अगर चीजें वो लोग मांस को अगर प्रयोग कर रहे हैं, या फिर है ना अपनी भूख मिटाने के लिए वो फल और फ्रूट को खा रहे हैं, तो वो लोग अकेले रहा करते थे। अब वो इकट्ठे जाएंगे शिकार खेलने के लिए, तो वहां पर वो चीजों को इकट्ठा भी करेंगे कि हाँ भाई, हमें रोजाना ना जाना पड़े, या फिर शाम के लिए क्या इंतजाम है। तो वो एक सबसे पहले जो बने, वो एक स्किल्ड गैदरर बने, वो सामान को इकट्ठा करने लगे। दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स। वो एनिमल्स को शिकार भी किया करते थे, क्योंकि एनिमल्स जो आते थे वो पानी पीने के लिए नदी के किनारे आते थे, तो वो उनको मार करके खाते थे। उसके बाद में
यहाँ पर वुमेन एंड मैन फर्स्ट बिगिन टू क्रॉप्स सच एज व्हीट एंड बार्ले, लोगों ने सबसे पहले व्हीट और बार्ले स्टार्ट किया। तो देखो हुआ क्या कि सबसे पहले जो लोग थे वो बिल्कुल अकेले रहा करते थे। अभी किसी भी गांव की शुरुआत नहीं हुई है, किसी भी फैमिली यानी कि परिवार की शुरुआत नहीं हुई है। वो लोग क्या करते थे, वो नदी के किनारे रहा करते थे और सबसे पहले उन्होंने अगर किसी का शिकार किया या किसी चीज का फल का उन्होंने स्वाद चखा, तो उसके बाद में उसको वो बचा करके रख लिया करते थे। तो सबसे पहले उन्होंने ये सीखा कि अभी हमारा पेट भर गया है, अभी हम इसको शाम के लिए या फिर कल के लिए इकट्ठा रख लेते हैं। फिर उसके बाद में जैसे जैसे इंसान की समझ बढ़ती गई, जैसे जैसे उनका एक्सपीरियंस बढ़ता गया, उन लोगों ने सबसे पहले क्या उगाना सीखा, उन्होंने सबसे पहले अनाज को उगाना सीखा। और अनाज में उन्होंने क्या सीखा, सबसे पहले व्हीट या बार्ले यानी कि गेहूं और जौ उन्होंने उगाना सीखा अबाउट 8000 ईयर्स एगो, यानी कि 8000 साल पहले। 8000 साल पहले। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले अनाज कब उगाया गया, तो हम वहां पर लगाएंगे 8000 वर्ष पहले इसको उगाया गया। कहां पर, सुलेमान और किरथार की पहाड़ियों पर। तो सुलेमान और किरथार की पहाड़ियां जो थी, जो कि नॉर्थ वेस्ट इलाके में है, कहां पर है हम इनको देख लेते हैं। सुलेमान और किरथार की पहाड़ियां ये रही, यहाँ पर आप देख सकते हो सुलेमान और किरथाल रेंजेस जो हैं। तो यहाँ पर उन्होंने सबसे पहले उगाना स्टार्ट किया गेहूं को और जौ को 8000 साल पहले, ठीक है। और उसके बाद में उन्होंने एनिमल्स यानी कि जानवरों को पालना भी स्टार्ट किया। यानी कि कुछ लोग होते थे वो शिकार पर जोर देते थे, कुछ लोग, अब सब लोगों की मेंटेलिटी एक जैसी तो नहीं होती है, कुछ लोग जानवरों को पालने लग गए, जैसे कि शीप हो गई या बकरी हो गई या फिर मवेशी पशु हो गए। और फिर उसके बाद में वो लोग जानवरों को पालने लग गए। भाई जब उन्होंने सबसे पहले क्या किया, ये फसल कैसे उगाई गई ये चीज समझते हैं। वो जंगल में गए होंगे, जंगल में जाने के बाद में उन्होंने सबसे पहले कोई फ्रूट खाया होगा। हाँ, उन्हें पता चला कि ये फ्रूट खाने के लिए है, जैसे कैरेट हो गया, ये जड़ खाने के लिए है, पोटैटो हो गया, या फिर कुछ चीज ऐसी होंगी जो बहुत ही जहरीली होंगी, ये चीज खाने के लिए नहीं है। उनको उसका स्वाद चख करके बहुत ही कड़वा होगा, तीखा होगा, तो ये चीज खाने के लिए नहीं है। तो उन चीजों को अलग किया, जो खाने की चीजें थी उनकी उन्होंने पहचान कर ली। फिर जैसे जैसे धीरे धीरे नदी के किनारे तो वो रहते थे, फिर जैसे जैसे वो आगे बढ़े, उनका एक्सपीरियंस बढ़ा, उनका विकास हुआ, तो उन्होंने देखा कि अगर किसी फल का कोई बीज जमीन पर गिर गया है तो वहां से एक फूल उगाया है या पौधा उगाया, तो उन्होंने देखा कि हाँ इस तरीके से फूल या पौधे उगाए जा सकते हैं। इस तरीके से उन्होंने गेहूं और जौ की 8000 पहले 8000 वर्ष पहले खेती स्टार्ट कर दी। अब क्या हुआ कि अब लोगों ने जब खेती स्टार्ट कर दी, तो उन्होंने एक क्षेत्र अपना बना लिया जहां पर वो लोग आराम से रहने लगे, जहां पर वो किसी भी चीज को आराम से उगाने लगे। तो वो उन्होंने खेती करना जब स्टार्ट किया, तो वहां पर आसपास अलग अलग खेत बन गए। अब जब अलग अलग खेत बन गए, तो वहां पर खेत के पास खेत हो गया। अब उन्होंने भी अपना एक ग्रुप में रहना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वो शिकार खेलने जो जाते थे वो भी ग्रुप में ही जाते थे, क्योंकि जानवर कितना बड़ा है, कितना हानिकारक हो सकता है या कितना खूंखार हो सकता है, ये भी चीजें देखने की थी। तो हम उन लोगों की ये समझ डेवलप हुई कि अगर हम ग्रुप में जाएंगे तो हमारी शक्ति ज्यादा होगी जानवरों से, और जानवर ज्यादा लोगों को देख करके काबू में भी आ जाएंगे या फिर अटैक नहीं करेंगे, आक्रमण नहीं करेंगे। तो इस तरीके से उन्होंने खेतों के पास में ही अपने मकान बनाने स्टार्ट कर लिए। और फिर इस तरीके से जब आसपास वो एक दूसरे के पड़ोसी हो गए, तो फिर पड़ोसी होने पर वहां पर सबसे पहले जो स्टार्ट हुआ वो गांव स्टार्ट हुआ। तो उन लोगों ने जब पड़ोसी हो गए, मकान बना लिए, तो उन्होंने गांव का भी विकास हो गया। तो वो उन्होंने बकरी, मवेशी, पशु, जानवर इत्यादि को पालना स्टार्ट कर दिया और गांव की शुरुआत हो गई। तो 8000 वर्ष पहले ये इस तरीके से मामला स्टार्ट हुआ था। उसके बाद में Garo hills to the northeast and the Vindhyas in the central India were some of the other areas where agriculture developed। सबसे पहले एग्रीकल्चर डेवलप कहाँ हुआ था, ये क्वेश्चन आता है। तो ये गैरो हिल्स और विंध्यास की पहाड़ियों पर स्टार्ट हुआ था। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये विंध्य की पहाड़ियां हैं यहाँ पर, और ये गैरो यहाँ पर आप देख सकते हैं, गारो की पहाड़ियां। यहाँ पर सबसे पहले एग्रीकल्चर डेवलप हुआ था, जहां पर सबसे पहले इन्होंने चावल की खेती करी। चावल की खेती के लिए जैसे कि इन्हें समझ धीरे धीरे डेवलप हुई कि पानी की अधिक आवश्यकता होती है, मृदा मिट्टी अच्छी होनी चाहिए। तो इस तरीके से जहां पर इन्हें अपने अनुकूल चीजें मिलती गई, वहां पर ये चीजें डेवलप होते गई। भाई अनुकूल कैसे मिलता गया, अब जैसे कि कुछ लोग जो हुआ करते थे, जैसे कि यहाँ पर डिस्कस हुआ है कि वो लोग शीप को पालने लग गए, बकरियों को पालने लग गए, एनिमल्स को पालने लग गए। अब वो एनिमल्स को कुछ लोग तो मांस का भक्षण किया करते थे, कुछ लोग जो है खेती करने लग गए, और कुछ लोग जो है वो कुशल चरवाहे हो गए। चरवाहे, अब जब या तो चरवाहे कह लो या फिर कुछ लोग घुमक्कड़ प्रजाति के हो गए, जैसे इस स्थान से दूसरे स्थान पर कोई आपदा आ गई तो इस स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर चले गए। तो जब व्यक्ति अकेला किसी स्थान पर जाता है, तो वो अकेला नहीं जाता, वो अपने साथ में अपने आइडियाज, अपने विचार, अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस, उन्होंने क्या सीखा या क्या नई चीज का आविष्कार किया, इस सारी चीज को लेकर के वो जाता है। तो जब से जैसे ही लोग एक स्थान
स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, तो जहां पर उन्हें उपयुक्त मृदा मिली, उपयुक्त नया बीज मिला, उपयुक्त नया फल मिला, तो उन्होंने उसको उगाना स्टार्ट कर दिया। तो जहां विंध्य की पहाड़ियां हैं या जहां पर गारो की पहाड़ियां हैं, वहां पर चावल की खेती उन्होंने स्टार्ट कर दी। तो सबसे डेवलप जो खेती पूछी जाती है वो विंध्य की और गारो की पहाड़ियों पर सबसे पहले एग्रीकल्चर यानी कि खेती का डेवलपमेंट हुआ। तो जब वो लोग जाते हैं अकेले किसी दूसरे स्थान पर, तो वो जो है वहां पर अपने आइडियाज को भी ले जाते हैं। जैसे कि अगर मैंने पत्थर का आविष्कार किया है, ठीक है, तो मैं अगर किसी दूसरी जगह जाऊंगा तो मैं उनको बताऊंगा कि मैं तो हथियार इस तरीके से बना लेता, हथियारों का आविष्कार किया मैंने, पत्थर से काट करके हथियार बनाना, तो मैं उनको बताऊंगा कि इस तरीके से हम लोगों ने हथियार बनाया। जब मैं वहां गया तो वहां मैं देख के आया कि उन लोगों ने पत्थर से पत्थर घिस करके आग बना ली है, आग का आविष्कार कर लिया है, जिस पर मांस को भून करके खाया जा सकता है या किसी चीज को पकाया जा सकता है। फिर हम और कहीं कहीं जहां पर जैसे कि आगे की क्लासेस में आएगा कि बर्तन का भी आविष्कार हुआ, क्योंकि जब अनाज तुमने कर लिया है तो अनाज को रखने के लिए बर्तन भी चाहिए, खाना पकाने के लिए बर्तन भी चाहिए, तो कहीं पर बर्तन का आविष्कार हो गया है। कहीं पर नाव, हमने नाव इस तरीके से लकड़ी को काट करके बनाई है। कहीं पर पहिए का आविष्कार हो गया है, तो हम वहां से सीख करके आए और अपने यहाँ पर बताए। तो हमने जो चीजें सीखी वो उनको बताई, और वहां हम जाने के बाद में जो वहां पर नई चीजें देख करके आए वो हमने अपने आप को बताई। इस तरीके से उनकी समझ डेवलप हुई। तो यहाँ पर दे रखा है कि गारो हिल्स जो है, जो नॉर्थ ईस्ट एरिया में पड़ता है, वहां पर सबसे पहले विंध्या और गारो हिल्स में सबसे पहले डेवलप खेती हुई। द प्लेस वेयर राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन, यानी कि अगर पूछा जाए कि सबसे पहले चावल को कहां पर उगाया गया, तो हम कह सकते हैं कि ट्रेडिशन के बारे में, तहजीब और संस्कृति या रिवाज का संपन्न होना कैसे हुआ। ये सब संपन्न हुआ केवल मूवमेंट से, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर जाने पर। तो उन लोगों ने मूवमेंट किया, वो अपना कल्चर, अपना ट्रेडिशन, अपनी खोज, अपनी नई चीजें जो उन्होंने इजाद की थी उनको लेकर के दूसरी जगह गए, दूसरी जगह से नई चीजों को लेकर के आए। तो जैसे कि हम गए तो हमने जाकर के देखा कि लोग जो है वो नए नए तरीके बनाते हैं अपनी, जैसे उन्होंने किसी चीज का नया का आविष्कार किया कि भाई नाव ऐसे बनानी है। अब आगे आने वाली जनरेशन को इसके बारे में कैसे बताना है, जैसे कि हम बताते हैं इस समय भाई हमने जो सीखा है या साइंटिस्ट जो चीज का आविष्कार करते हैं उसको लिख करके रख देते हैं न्यू जनरेशन के लिए। उसी तरीके से वो लोग अपने तरीकों को कैसे बचा करके रखे, तो उन्होंने स्टोन पर खुदाई करना, यहाँ पर कार्विंग स्टोन्स यानी कि स्टोन पत्थरों पर खुदाई करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने संगीत बनाना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने अपने अपने गाने बना लिए। उन्होंने एक्चुअली क्या हुआ कि जब लोग आपस में रहा करते थे तो वो बात तो किया नहीं करते थे, इशारों से काम चलाया करते थे। लेकिन उसके बाद में भाई हमेशा इशारों से तो बात चलाएंगे नहीं, काम चलाएंगे नहीं, तो उन्होंने भाषा को इजाद कर लिया, भाषा बन गई। अब भाषा क्या होती है, भाषा में और स्क्रिप्ट में बहुत अंतर होता है। भाषा क्या होती है कि हम जो बोल रहे हैं वो मेरी भाषा है, और अगर मैं इसको लिखूंगा, जैसे मैं लिखूंगा रे बाज, तो ये स्क्रिप्ट बोली जाएगी। तो उन्होंने इसको स्टार्ट कर दिया पत्थरों पर लिखना, उन्होंने खाना बनाना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने जो है कई सैकड़ों वर्ष पहले इन सारी चीजों को स्टार्ट कर दिया था। केवल केवल किस वजह से, मूवमेंट ऑफ पीपल, लोगों के इधर उधर जाने से। क्योंकि जब एक व्यक्ति ने अगर पत्थर पर किसी चीज को लिखना या नई भाषा का इजाद करना स्टार्ट कर लिया, उन्होंने किसी चिन्ह को बना दिया और इस चिन्ह से ये समझ गए कि आगे से अगर ये चिन्ह दिखाई देता है तो इसका मतलब गेहूं है। तो इस तरीके से उन्होंने चीजों को सीखा। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं, अब इसके बाद में बात करते हैं कि नेम्स ऑफ द लैंड, यानी कि देश का नाम जो है वो कैसे पड़ा। हम इसको भारत भी बोलते हैं, हम इसको इंडिया भी बोलते हैं। तो यहां तक आपने देखा। अब हम देखते हैं कि हमारी कंट्री, हमारे जो देश को जो भारत बोला जाता है, जो इंडिया बोला जाता है, इसका नाम किस तरीके से आया। तो हुआ ये कि द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। जो सिंधु नदी हुआ करती थी, देखिए ये सिंधु नदी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये जो सिंधु नदी है, ये जो सिंधु नदी हुआ करती थी, इसको ये कुछ लोग जो बाहर से आए थे वो इसको इंडस बोला करते थे अपनी भाषा में, और कुछ लोग हिंदोस बोला करते थे। वो लोग इसको इंडस बोला करते थे और संस्कृत में इसका नाम है सिंधु। ठीक है, अब द इरानियंस एंड द ग्रीक्स हु केम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट, जो नॉर्थ वेस्ट इलाके से आए थे। भाई एक तरफ अगर देखा जाए तो सब लोग यहीं से क्यों आए और कहीं से क्यों नहीं आए, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पर आप पर्वत को देख सकते हैं, ये हिमालय पर्वत है, यहाँ पर अरब सागर है, यहाँ पर हिंद महासागर है। तो यहाँ पर क्या है, दो पर्वतों के बीच में जो जगह होती है वो एक दर्रा होता है। ठीक है, तो दो पर्वतों के बीच में जो जगह होती है, दर्रा होती है। तो जितनी भी आक्रमण हुए, सबसे पहले मुगल का मुसलमान जो आए, या फिर है ना जो भी लोग बाहर से आए, वो केवल इसी जगह से आए। तो वो इस नदी को अच्छे से जानते थे, इसको अच्छे से जानते थे। तो यहाँ पर वो इस नदी को इंडस कहा करते थे, इंडोस कहा करते थे इस नदी को, जो ईरानी पीपल थे, जो ग्रीक लोग थे।
ठीक है, तो वो नॉर्थ वेस्ट में करीब कितने साल पहले आए? 2500 साल पहले। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि 2500 साल पहले आए। एंड दे वर फैमिलियर विद दिस नेम इंडस, और वो इसको इस नदी से अच्छी तरीके से जानते थे कि इस नदी का नाम जो है वो इंडस नदी है। और कुछ लोग इसको इंडोस भी बोलते थे, कुछ लोग इसको हिंदोस भी बोलते थे। जैसा जिसकी बात करने की शैली होती है, तरीका होता है, उसी तरीके से लोग उसको बोलते हैं। तो अपने अपनी भाषा में, अपने अपनी बात करने की शैली में वो लोग इसको इंडस भी बोलते थे, हिंदोस भी बोलते थे। ठीक है, और जो इंडस नदी के इधर वाला इलाका था उसको वो लोग इंडिया बोलते थे, यानी कि उस इलाके को, उस क्षेत्र को जो है वो इंडिया कहा करते थे। इस तरीके से उन्होंने इसका नाम इंडिया रख दिया। अब भारत कैसे पड़ा? भारत, द नेम भारत वाज यूज्ड अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन नॉर्थ वेस्ट, यानी कि जो भारत नाम था वो जो नॉर्थ वेस्ट के इलाके में एक लोगों का झुंड रहा करता था। इसके बारे में हम अच्छी तरीके से ऋग्वेदा में दे रखा है, तो जब हम वैदिक पीरियड पढ़ेंगे तो अच्छे से पढ़ेंगे। तो जो नॉर्थ वेस्ट इलाके में कुछ लोगों का एक झुंड हुआ करता था, तो उस लोगों के झुंड को भारत कहते हैं। देखिए, भारत के बारे में और भी बहुत सारी चीजें हैं। भा का मतलब होता है ज्ञान, भा का मतलब एक और होता है ज्ञान, और रत का मतलब होता है किसी भी चीज में तल्लीन रहना। तो यहाँ के लोग जो है वो नई नई चीजों के बारे में और ज्ञान की खोज के बारे में तल्लीन रहा करते थे। आजकल के तो आलसी हो गए जब से ये जितनी भी वेब सीरीज वगैरह आई हैं, इंटरनेट वगैरह आया है, लेकिन पहले लोग ज्ञान को अर्जित किया करते थे नई नई चीजों को करके। तो इसलिए यहाँ पर जो समझदार एलाइट, जो एलिट पीपल होते थे, जो बहुत ही दूरदर्शी लोग होते थे, जो बहुत ही विशिष्ट वर्ग होता था, उनको भारत कहा जाता था, क्योंकि वो ज्ञान में रत रहा करते थे, वो नई नई चीजों का आविष्कार किया करते थे। ऋग्वेद में इसका वर्णन अच्छे से दे रखा है। तो इस तरीके से इसका नाम भारत पड़ा। वैसे कहते हैं कि ये राजा भरत, या फिर है ना राम के वंशज भरत, या फिर हम जो राम के पूर्वज थे, या फिर जो भरत वंशी, जो कौरव महाभारत अभी जो चल रहा है, वो सारी चीजें ठीक है। लेकिन लॉजिकली जो चीज है वो ये है कि नॉर्थ वेस्ट के इलाके में रहने वाले वो लोग जो ज्ञान की तल्लीनता में रहते थे, विशिष्ट लोग होते थे, उन लोगों के ग्रुप को भारत कहा जाता था, जिसके बारे में ये दे रखा है कि भा का मतलब होता है ज्ञान, जिसमें वो तल्लीन रहे हैं। द ऋग्वेदा इज द अर्लीस्ट कंपोजिशन इन संस्कृत। ऋग्वेदा क्या है? जो संस्कृत की सबसे पुरानी कंपोजिशन है, लगभग 3500 वर्ष पहली। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ऋग्वेद का जो है कितना वर्ष पुराना है? तो 3500 वर्ष पुराना है। अब इन सारी चीजों के बारे में पता कैसे चला? तो देखिए, अब हम बात करते हैं फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, कि पास्ट के बारे में हमें पता कैसे चला। अगर मैं जल्दी बोल रहा हूं तो आप वीडियो को थोड़ा सा स्लो कर लीजिएगा, क्योंकि यूट्यूब पर सारे फंक्शंस मौजूद हैं। ठीक है, तो अतीत का पता किस तरीके से चला? तो बहुत सारे तरीके हैं अतीत के बारे में, पास्ट के बारे में पता करने के लिए, किसी भी चीज के बारे में पता करने के लिए। उसमें से बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि किताब पढ़ना हम सब पढ़ते हैं, जो बहुत वर्ष पहले लिखी गई थी। अब क्या होता था, पहले प्रिंटिंग मशीन तो हुआ नहीं करती थी, तो लोग जो है, क्योंकि भारत बोला जाता था विशिष्ट लोगों को, जो बहुत ही इंटेलिजेंट होते थे, एलीट होते थे, तो उन एलीट लोगों को, उस विशिष्ट लोगों के समूह को भारत बोला जाता था। तो वो अपनी चीजों को लिख करके रखते थे हाथ से। तो हाथ से लिखने की चीज को बोला जाता है मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट का मतलब होता है पांडुलिपि। पांडुलिपि का मतलब हो गया, लिपि का मतलब भाषा, और पांडु मतलब हाथ से लिखी हुई भाषा, पांडुलिपि, जिनको पांडुलिपि कहा जाता था, और ये हाथ से लिखी होती थी। तो मैन्यूस्क्रिप्ट यहाँ पर दे रखा है। मेन्यू में जो लैटिन वर्ड है मनु, इसका मतलब होता है हैंड। तो हैंड से लिखी हुई कोई चीज, तो वो एक हाथ पर लिखा करते थे। अच्छा, ये लिखी किस पर जाती थी? ये पाम ट्री, यानी कि पाम का जो पेड़ होता है, उसके जो पत्ते होते हैं, उस पर लिखी जाती थी। स्पेशली ये लिखी जाती थी बार्क ट्री पर, ठीक है, और बर्च पर, जिसको भोजपत्र कहा जाता है, या भोज पेड़ कहा जाता है, जो कि कहाँ मिलता था? सबसे ज्यादा हिमालय में मिलता था। तो अभी भी भोजपत्र के नाम से आपको पूजा पाठ की दुकानों पर भोजपत्र मिल जाएंगे। जब मैं किसी एक मंदिर में गया था, तो वहां पर मैंने भोजपत्र पे लिखी हुई चीजों को देखा है, जो कि बहुत सुंदर तरीके से दिखता है। और बस इसमें एक खराबी होती है कि इसको कीड़े खा जाते हैं, या फिर ये बरसात वगैरह में इसको हम प्रिजर्व अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो बस, लेकिन जहां पर ये सही सलामत रखे गए, वहां से इन चीजों के बारे में पता चला। तो इन चीजों के बारे में उन्होंने अपनी अपनी चीजें लिखी। तो सबसे पहले ये मैन्यूस्क्रिप्ट किसको बोला जाता है? मैन्यूस्क्रिप्ट से इसका पता चला, पांडुलिपि जो हाथ से लिखी जाती हैं। कुछ चीजें खराब हो गई, पाम के पत्तों पर लिखी जाती थी, भोज पत्रों पर लिखी जाती थी, जो कि भोज पेड़ कहाँ पाए जाते थे? हिमालय के क्षेत्र में। ठीक है, मैं यहाँ पर दे रखा है, ओवर द इयर्स मैनी मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर ईटन अवे बाय इंसेक्ट्स, यानी कि जैसा अभी मैंने बताया कि बहुत समय पहले और अभी तक बहुत सारे मैन्यूस्क्रिप्ट्स को बहुत कीड़े खा गए। रखे रखे भाई, अभी कोई पुरानी किताब को आप एक जगह पर रख दो तो उसको भी कीड़े लग जाएंगे, कीड़े खा जाते हैं। लेकिन उनमें से बहुत सारी है जो अभी बची हुई है, ठीक है, और जिनको मंदिरों में, मॉनेस्ट्रीज में, मठों में संभाल करके रखा गया है। These books were deal with all kinds of subject, religious beliefs and practices, यानी कि ये जो किताबें थी उनमें
देखिए सबसे पहले जो पांडुलिपि होती थी, जो भोजपत्र होते थे, इस चीज को आप जान लो कि इसका मतलब केवल यही नहीं होता कि उसमें केवल धार्मिक चीजों को ही लिखा गया था या धार्मिक ग्रंथों को लिखा गया था। उनमें जो है बड़े बड़े राजाओं ने अपनी युद्ध कलाओं को भी लिखा है, या फिर राजाओं ने अपनी कविताओं को भी लिखा है। जो बड़े विशिष्ट एलीट पर्सन होते थे उन्होंने अपने कौशल्स को लिखा है, उन नई नई चीजों में उन्होंने क्या क्या सीखा वो लिखा है। उन्होंने मेडिसिन यानी कि दवाइयों के बारे में भी लिखा है, उन्होंने जो है विज्ञान के बारे में भी लिखा है। उन्होंने बहुत सारी चीज जो जो वो ज्ञान अर्जित करते गए उन सारी चीजों के बारे में उन्होंने लिखा है, केवल धर्म के बारे में बात नहीं होती है। ठीक है, तो वहां पर जैसे बहुत सारे एपिक्स हैं, बहुत सारे पोएम्स हैं, बहुत सारे प्लेज हैं, नाटक हैं, ये सब मैन्युस्क्रिप्ट्स में मिलते हैं। जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम है या फिर कुमार उर्वशीयम है, तो ये सारी चीजें वहां पर मिलती हैं। Many of these were written in संस्कृत लैंग्वेज। ज्यादातर ये सारी चीजें किसमें लिखी गई थी? संस्कृत लैंग्वेज में। अदर्स वर इन प्राकृतिक, यानी कि ये लोग जो थे वो जो भाई मैन्युस्क्रिप्ट कौन लिखेगा, अपनी बातों का प्रयोग कौन लिखेगा? जो भारत है, भारत मतलब उन विशिष्ट लोगों का समूह जो मतलब ज्ञान में तल्लीन रहते हैं। तो जो ज्ञान में तल्लीन रहते थे उनको भारत कहा जाता था, वो एलीट पीपल होते थे। तो वो लोग संस्कृत बोलते थे, तो संस्कृत में लिखी गई हैं। दूसरी प्राकृत लैंग्वेज में लिखी गई है। प्राकृत मतलब जो ऑर्डिनरी लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं अपने गांव में, हाँ भाई, तो ये ऑर्डिनरी पीपल के बाद जो बोलने वाली भाषा थी उसको प्राकृत लैंग्वेज बोला जाता है। और जो बाकी की लिखी हुई है वो तमिल लैंग्वेज में लिखी हुई है। इसका मतलब जब आपने टीवी पर, दूरदर्शन पर रामायण आई थी तो वहां पर देखा होगा, तमिल बहुत पुरानी लैंग्वेज में से आती है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे तो वहां पर ये लिखी गई है। इन तीनों लैंग्वेज में ये मिलती है। अब क्या हुआ कि आगे चल के जब चीजें जो है, जो मैन्युस्क्रिप्ट थी, जो पांडुलिपि थी, जो हाथ से लिखी गई थी, उनको कीड़े खा जाते थे, बरसात में, नदी में, बाढ़ में, आपदा में वो गल जाती थी, बह जाती थी। तो लोगों ने सोचा कि भाई इस तरीके से तो हम आगे की जनरेशन के लिए ये चीजें संभाल करके नहीं रख पाएंगे। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अभिलेख या शिलालेख, जिनको हम बोलते हैं इंस्क्रिप्शंस लिखना स्टार्ट किया, जिनको अभिलेख या शिलालेख बोलते हैं। ये क्या होता था? ये पत्थरों पर गुदवा करके लिखाया जाता था। जैसे कि आजकल हम लिख देते हैं कि यह सड़क फलाने मंत्री के द्वारा बनाई गई है, उसी तरीके से पत्थरों पर गुदवा करके चीजों को लिखाया गया। तो ये हार्ड सरफेस पर लिखी जाती थी, यानी कि किसी हार्ड सरफेस पर, किसी भी मेटल पर लिखी जा सकती है, किसी भी स्टोन पर लिखी जा सकती है, किसी भी मेटल पे लिखी जा सकती है, गुदवा करके। ठीक है, जो भी उनके पास हथियार थे, छैनी, हथौड़े इत्यादि, जैसे जैसे उनका आविष्कार हुआ। ठीक है, कुछ राजा जो थे वो उसमें अपने ऑर्डर्स को लिखवाते थे। ठीक है, कुछ लोग जो है, जिससे कि आगे के लोग उनकी आज्ञा का पालन कर सकें कि भाई इस रास्ते से जाना अलाउ नहीं है, या फिर लोगों को इस राज्य में आकर के नंगे पैर रहना है, या फिर कपड़े पहन करके रहना है, वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें वो अपने ऑर्डर्स लिखवाते थे, जिससे कि आगे की जनरेशन उनको फॉलो कर सके। ठीक है, वो लोग उसमें जैसे राजा रानी इत्यादि, इनकी कहानियां, उनके ग्रुप्स, ये सब चीजें का रिकॉर्ड हमें मैन्युस्क्रिप्ट्स और इंस्क्रिप्शंस में मिलता है। शिलालेख अभी तक बहुत सारे मिले हैं, अभी आगे आएगा। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें, उनके युद्ध के बारे में, उनके विक्ट्रीज, उनकी जीत के बारे में लिखा रहता था मैन्युस्क्रिप्ट्स में और शिलालेख में। तो शिलालेख में बहुत सारी चीजें देखने को मिली है। ठीक है, शिलालेख मतलब पत्थरों और या किसी मेटल पर गुदवाया हुआ। उसके बाद एक और चीज आती है आर्कियोलॉजी, जिसमें पुरातत्व विभाग जिसको बोलते हैं, कि किसी चीजों को, जैसे खुदाई हुई तो खुदाई में हमें बर्तन मिले, हमें कहीं अनाज मिल गया, अनाज जला हुआ मिल गया, या फिर कहीं पर कुछ ईंटें मिल गई, या फिर स्कल्पचर मिल गई, या फिर हमें जो है पेंटिंग मिल गई, या फिर हमें बर्तन मिल गए, मटके मिल गए, या फिर हमें जो है चीजों को, जमीन के अंदर पड़े हुए हथियार मिल गए, उनके बर्तन मिल गए, तो ये उनके आभूषण मिल गए, उनके सिक्के मिल गए। तो इन सारी चीजों को हम जो है आर्कियोलॉजी के थ्रू भी पता कर सकते हैं। तो तीन तरीके होते हैं इतिहास को पता करने के लिए। पहला मैन्युस्क्रिप्ट, जिसको हम पांडुलिपि कहते हैं, हाथ से लिखा हुआ। दूसरा बोलते हैं इंस्क्रिप्शंस का मतलब होता है शिलालेख पर, पत्थरों पर या मेटल पर गुदवा करके लिखवाना, जो ज्यादा लंबा चले। और आर्कियोलॉजी के खुदाई के दौरान, अरे यार यहाँ पर ये सभ्यता थी, यहाँ पर लोग रहा करते थे, यहाँ पर बर्तन भी बनाते थे, वगैरह वगैरह, इन सारी चीजों को। तो सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स मे बी मेड ऑफ स्टोन्स, अदर ऑफ बोन, बाग, बेक्ड क्ले और मेटल, यानी कि कुछ बर्तन मिले हैं जो बिल्कुल कच्ची मिट्टी से बने हैं, पक्की मिट्टी से बने हैं, मेटल से बने हैं। जानवरों की हड्डियां मिली हैं, जिससे पता चलता है कि वो लोग इन जानवरों को खाया करते थे। हड्डियों के बारे में, हड्डियों से इजीली उनकी डेट के बारे में, उनके पुराने समय के बारे में पता चल जाता है। ठीक है, कुछ ऑब्जेक्ट जो चीजें मिली हैं वो बहुत ही हार्ड थे, इम्पेरिशेबल थे, यानी कि जो खत्म ना हो सकते हैं। ठीक है, और जो लंबे समय तक चल गई। तो उन चीजों से हमें पता चलेगा। तो तीन तरीके हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शंस और आर्कियोलॉजी। ठीक है, आर्कियोलॉजी में ये सारी चीजें, जैसे कि यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हो
कि ऑल्सो लुक अप बोन्स ऑफ एनिमल्स बर्ड्स एंड फिशेस टू फाइंड आउट व्हाट पीपल एट द पास्ट, यानी कि जो जानवरों की हड्डियां मिली, एनिमल्स के मिले, फिश या फिर है ना पक्षियों के मिले, तो उसे पता चला कि वो लोग पास्ट में इन चीजों को खाते थे। प्लांट जो कि ज्यादा समय तक नहीं रहते, उनके बीज जो है वो ज्यादा समय तक नहीं रहते, उनको कीड़े खा जाते हैं, या फिर जो जले हुए हैं जो आगे तक चल गए, उन चीजों से पता चला कि उन्होंने यहाँ पर इस चीज का जो है आविष्कार कर लिया था, गेहूं का, जौ का या चावल का वगैरह का। तो इन सारी चीजों के बारे में पता चलता है। अब इसी चैप्टर में एक और चीज आती है जो जानना बहुत जरूरी है कि एक इंस्क्रिप्शन मिला था, एक शिलालेख मिला था। दिस इंस्क्रिप्शन डेट्स अबाउट 2250 ईयर्स, यानी कि 2250 वर्ष पुराना हमें मिला था। इट वाज फाउंड इन कंधार प्रेजेंट डे अफगानिस्तान। ये हमें अफगानिस्तान के कंधार में मिला था। इसके बारे में यहाँ पर वर्णन अच्छे से दे रखा है कि लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान में अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ, और ये अभिलेख जो है वो अशोक नामक शासक के आदेश पर लिखाया गया था। ठीक है, अशोक नाम का एक शासक हुआ था, उसके बहुत सारे अभिलेख मिले हैं, तो वहां पर एक मिला था। और इस शासक के विषय में तुम 8वीं क्लास में जब टॉपिक आएगा तो हम उसके बारे में इसको अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें क्या हुआ है कि इसमें 2 लिपि का प्रयोग हुआ है। ये जो अभिलेख है, जो यहाँ पर मैंने इसका जो चित्र दिया है अभिलेख का, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये अभिलेख जो है वो 2 चीज में दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक स्क्रिप्ट का प्रयोग करते हैं, स्क्रिप्ट यानी कि लिपि। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ ये तो भाषा है, अब उसको मैं लिखूंगा तो वो स्क्रिप्ट हो जाएगी, वो लिपि हो जाएगी। तो उसको पढ़ करके लोग अभी अंदाजा लगाते हैं कि कौन सी चीज क्या हुई थी, कैसे हुई थी। और यहाँ पर इंस्क्रिप्शन वाज रिटन इन 2 डिफरेंट स्क्रिप्ट्स। ये 2 स्क्रिप्ट्स में लिखा गया है, एक तो ग्रीक में और दूसरा आरमाइक में। ये क्वेश्चन आता है कि जो अशोक का अभिलेख मिला है 2250 वर्ष पूर्व कंधार में, ठीक है, जो फिलहाल अफगानिस्तान में है, तो वो जो है उस पर कितनी लिपि लिखी हुई है, तो उस पर 2 लिखी हुई है स्क्रिप्ट। पहला है ग्रीक, जो ऊपर लिखा हुआ है ग्रीक में, और तीसरा जो अरमाइक लैंग्वेज है वो नीचे लिखी हुई है। ठीक है, जो उस समय उस क्षेत्र में प्रयोग होती थी, विच वर यूज्ड इन दिस एरिया, जो उस क्षेत्र में प्रयोग होती थी। तो ग्रीक भी प्रयोग होती थी, अरमाइक भी प्रयोग होती थी, इस चीज का पता चलता है। ग्रीक ऊपर लिखा हुआ है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है टॉप, और अरमाइक लिखा हुआ है नीचे। तो ये आप सुन लेना और अच्छे से चीजों के नोट्स बना लेना, और जब मैं इसके क्वेश्चन कराऊंगा तो इस कहानी के बाद में हम चीजों को आगे जानेंगे। ठीक है, अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर डेट को कैसे पता लगाते हैं। तो देखिए, डेट को पता लगाने का सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि हम जैसे आप बोल देते हैं कि हाँ भाई अभी कौन सा महीना चल रहा है या अभी कौन सी तारीख है, लेकिन जब हम इतिहास के बारे में जानते हैं तो हम उनको कुछ डेट या उनके नाम से डिसाइड और डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि हम कभी बोलते हैं BCE, कभी बोलते हैं BC, कभी बोलते हैं AD, और कभी बोलते हैं CE। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी कि हिंदी में बोलते हैं ईसा पूर्व, ईसा मसीह, यानी कि जो जीसस क्राइस्ट हुए थे उनके जन्म से पहले। और यहाँ पर एडी का मतलब होता है, यहाँ पर दे रखा है एनो डोमिनी। एनो डोमिनी का मतलब होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड क्राइस्ट, यानी कि जो भगवान जीसस क्राइस्ट हुए हैं उनका जो समय है। अब जीसस जो क्राइस्ट हुए हैं उनका जो समय है उसको बोला जाता है कॉमन एरा, यानी कि जो इस समय जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था वो एक कॉमन एरा था, एक सामान्य युग था। उस समय डेट वगैरह पता थी, तो वहां पर उसको कॉमन एरा बोला जाता है, जिसके बारे में उन्हें जानकारी थी। और उससे पहले, ये बैकवर्ड चलता है, उससे पहले जो घटनाएं हुई उसको बी से संबोधित किया गया, यानी कि बैकवर्ड चलता है। तो देखिए यहाँ पर दे रखा है, मान के चलो इस पॉइंट पर जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। ठीक है, यहाँ पर क्राइस्ट का जन्म हुआ, तो इसके बाद में जितनी घटनाएं हुई वो इस तरीके से प्रदर्शित की गई। तो जिसको बोलते हैं एडी। एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, एनो डोमिनी का मतलब होता है कॉमन। इस एनो डोमिनी का मतलब वह साल जहां पर, वह साल जिस वर्ष, वह समय जिस वर्ष क्राइस्ट का जन्म हुआ, एडी बोला जाता है। और कॉमन एरा, इसका मतलब होता है वह समय, उसको कॉमन एरा भी बोलते हैं, जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। उससे पहले होता है बिफोर जीसस क्राइस्ट, यानी कि जीसस क्राइस्ट के जन्म से 500 वर्ष पूर्व, 1000 वर्ष पूर्व या 1500 वर्ष पूर्व लगभग। तो बिफोर क्राइस्ट। अब इनका डेट कैसे पता लगाते हैं हम आगे के लेसन्स में देखेंगे। तो हम सबसे पहले बीसी को समझते हैं। ये तो कॉमन एरा हो गया, यहाँ पर जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ है, वो समय जो जन्म हुआ है वो आगे चल रहा है, इसको कॉमन एरा बोलेंगे या फिर एनो डोमिनी बोलेंगे। एडी, एनो डोमिनी, एडी, एनो डोमिनी, एडी, यानी कि इन द ईयर ऑफ लॉर्ड क्राइस्ट। ओके, और उससे पहले जो घटनाएं हुई उसको बोलेंगे बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट के जन्म लेने से पहले, जिसको हम बीसी बोलते हैं, या बिफोर द कॉमन एरा, बिफोर बी, कॉमन सी, एरा ई। कॉमन एरा तो ये है ना, और ये है, तो इस कॉमन एरा से पहले का बोला जाता है बीसीई, बिफोर कॉमन एरा या बीसी, जिसको हम बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व।
ठीक है, तो इस तरीके से इन चीजों के बारे में हमें डेट के बारे में भी पता चलता है। तो थैंक यू वेरी मच एंड आगे के लेसन में मैं डिस्कस करूंगा करीब 50 क्वेश्चंस जिससे बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगा, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, अगर उसमें इस टॉपिक से पूछा गया तो बाहर बिल्कुल नहीं जाएगा। कुछ और क्वेश्चंस को भी हम सम्मिलित करेंगे जो इस किताब में और इस चैप्टर में नहीं दे रखे हैं, जो मेरी लर्निंग के हिसाब से हैं। आपको डेफिनेटली ये स्टोरी टेलिंग समझ में आया होगा। प्लीज आप इसको शेयर कीजिएगा क्योंकि ये चैनल अभी अभी बनाया गया है। इसको शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में और सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, अपने सुझाव दीजिएगा।